नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। बुलेटिन में आज बात होगी बिहार में चुनाव के बाद कोर्ट में शुरू होने वाली राजनीतिक लड़ाई की। बीजेपी जेडीयू में क्यों बढ़ रही है दरार, जानेंगे कि पश्चिम बंगाल में किस मुद्दे पर भिड़े बीजेपी टीएमसी के नेता और यूपी में पीएम मोदी ने दी क्या सौगात। साथ ही बात होगी सोशल मीडिया पर केरल सरकार के नए कानून की और बुलेटिन के आखिर में बात एफपीआई में बढ़ोतरी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी संग बैठक के लिए ममता ने बदला अपना कार्यक्रम। 24 को पीएम के साथ वैक्सीन बैठक में लेंगे हिस्सा। बांकुड़ा दौरे के कार्यक्रम में किया गया बदलाव। कपिल सिब्बल की टिप्पणी पर सलमान खुर्शीद का बयान, कहा सार्वजनिक मंचों पर अंदर की बात करने की जरूरत नहीं, नेतृत्व सबको बात कहने का देता है मौका। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी को लिया आड़े हाथों, कहा महामारी के खिलाफ लड़ाई को जो लोग हिंदुत्व से जोड़ते हैं वो जनता के खिलाफ हैं। सिर्फ विरोध के लिए उद्धव सरकार के फैसलों का विरोध कर रही बीजेपी। पंजाब में सोमवार को समाप्त होगी ट्रेनों के आवागमन की नो एंट्री। संगठनों ने 23 नवंबर से आगामी 15 दिनों तक राज्य में ट्रेनों के परिचालन की अनुमति दी। 24 सितंबर से अन्नदाता कर रहे थे रेल रोको आंदोलन। और आरबीआई ने पीएनबी समेत 6 इकाइयों पर लगाया जुर्माना। 5 करोड़ 78 लाख का लगाया है जुर्माना। नियामकीय दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर लिया एक्शन। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में विधानसभा चुनाव के परिणाम भले ही घोषित हो चुके हैं और नई सरकार का गठन भी हो गया हो, लेकिन आरजेडी अभी भी चुनाव परिणाम को स्वीकार करती नहीं दिख रही है। आरजेडी की ओर से पहले ही कहा गया था कि महागठबंधन के हारे हुए 21 उम्मीदवार कोर्ट में अपने चुनाव को चुनौती देंगे और सोमवार को इस मामले में पहली याचिका पटना हाईकोर्ट में दायर की जाएगी। इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। स्वागत है राजीव जी आपका। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। तेजस्वी यादव चुनाव परिणामों के बाद से लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में था, लेकिन चुनाव आयोग का निर्णय एनडीए के पक्ष में आया। उनका दावा है कि जनता ने महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत से जिताया है, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई गड़बड़ी के कारण बहुमत एनडीए के पक्ष में कर दिया गया। मनोज सिन्हा ने तो यहां तक दावा कर दिया था कि महागठबंधन के कई उम्मीदवार चुनाव जीत चुके थे, लेकिन चुनाव अधिकारी ने उन्हें प्रमाण पत्र नहीं दिया और थोड़ी देर बाद कहा कि आप तो चुनाव हार गए हैं। चुनाव आयोग से शिकायत की गई, लेकिन आयोग की ओर से साफ कर दिया गया कि काउंटिंग में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है। इसके बाद से ही आरजेडी की ओर से साफ कर दिया गया था कि चुनाव परिणामों को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, लेकिन दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए कोर्ट का रुख करने के फैसले को कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया था। लेकिन छठ बीतने के बाद अब एक बार फिर महागठबंधन के हारे हुए उम्मीदवार कोर्ट का रुख करने को तैयार हैं। सोमवार को शक्ति सिंह यादव पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। शक्ति सिंह यादव हिलसा विधानसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार थे और चुनाव में वो जेडीयू उम्मीदवार से 12 वोटों से हार गए थे। अपनी हार के तुरंत बाद ही शक्ति यादव ने दावा किया था कि उन्हें जानबूझकर हराया गया है। महागठबंधन के हारे हुए 21 उम्मीदवार हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी में हैं। ये वो उम्मीदवार है जो मामूली अंतर से चुनाव हार गए थे, जिसमें से आरजेडी के 14, सीपीआई-एमएल के 3, कांग्रेस के 3 और सीपीआई का 1 उम्मीदवार शामिल है। चुनाव परिणामों के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। आरजेडी इस मामले में सभी उम्मीदवारों की पूरी मदद करेगी। राजीव जी, सोमवार को आरजेडी उम्मीदवार शक्ति सिंह यादव की ओर से कोर्ट में याचिका लगाई जा सकती है, लेकिन जिस तरह का इतिहास इस तरीके की याचिकाओं का रहा है, उसे देखते हुए आरजेडी और महागठबंधन को कितनी उम्मीद रहेगी? क्या महागठबंधन के पास ये अंतिम विकल्प बचा था? देखिए दामिनी, महागठबंधन के पास अदालत जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। अगर उसे अदालत नहीं जाना तो फिर अपनी हार स्वीकार कर लेनी होगी, लेकिन 12-15 वोटों के अंतर से हारे हुए प्रत्याशियों के लिए अपनी हार स्वीकार करना आसान नहीं होता। वैसे भी इनमें से तो बहुत से प्रत्याशी शुरू से लगातार बढ़त बनाए हुए थे और इन्हें अपनी जीत का सर्टिफिकेट मिलने का इंतजार था, जो अंततः मायूसी में बदल गया क्योंकि इन्हें बताया गया कि ये चंद वोटों से हार गए हैं।
दरअसल इस बार जिस तरह महागठबंधन की रैलियों में, खासकर आरजेडी की रैलियों में जनता का उत्साह दिख रहा था और जिस तरह नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बना हुआ था, उसमें यही उम्मीद बन रही थी कि महागठबंधन को ही जीत मिलेगी। लेकिन चुनाव के नतीजे कुछ और ही आए, इसीलिए तेजस्वी यादव ने इसे जनता की ओर से जीत बताया है। लेकिन सरकार तो उसी की बनेगी दामिनी जिसकी जीत आधिकारिक तौर पर दर्ज होगी, और ये जीत एनडीए के खाते में अभी आई हुई है। इसीलिए अब महागठबंधन के उम्मीदवार जो हैं, कुछ उम्मीदवार अदालत जाने का मन बना रहे हैं, क्योंकि आधिकारिक तौर पर जीत हासिल करने का रास्ता भी यही है, वरना महागठबंधन तो विपक्ष में बैठा ही है। धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। अब रुख करते हैं अगली खबर का। बिहार विधानसभा चुनाव में एक तरफ आरजेडी अपनी हार मानने को तैयार नहीं है, तो दूसरी ओर बीजेपी के हौसले 7वें आसमान पर चढ़े हुए हैं। बीजेपी इस खुशी में नीतीश कुमार को ही भुला बैठी है, जिसके नेतृत्व में एनडीए ने चुनाव लड़ा था। पार्टी तो अब नीतीश को जीत का श्रेय देने को भी तैयार नहीं है, जिससे बीजेपी और जेडीयू के बीच दरार बढ़ सकती है। रिपोर्ट देखिए। शायद यही वजह है कि अब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है। इस बात के संकेत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान से मिले हैं। कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई देते हुए उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि जीत नीतीश और जेडीयू के साथ की वजह से मिली है। वो पूरे भाषण में केवल पीएम मोदी की तारीफों के कसीदे ही गढ़ते रहे। नड्डा ने कहा कि बिहार चुनाव में जीत पीएम मोदी की सफल नीतियों का नतीजा है। उनकी मेहनत और अच्छे काम पर जनता ने भरोसा जताया है। लोग पीएम मोदी पर अटूट विश्वास करते हैं, उनके नाम पर वोट देते हैं। नड्डा के इस बयान पर नीतीश का नाम कहीं भी नहीं आया, जबकि पूरे चुनाव में बीजेपी ने केवल नीतीश का ही चेहरा आगे रखा था। लेकिन नतीजे आने के बाद बीजेपी जेडीयू से आगे निकल गई। यही वजह है कि एनडीए की जीत का सारा श्रेय नड्डा केवल पीएम मोदी को ही दे रहे हैं। उनके इस बयान से साफ है कि बीजेपी जेडीयू को झुकाना चाहती है। इस बात के संकेत तो बीजेपी ने मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारों के समय ही दे दिए थे। काफी मंथन के बाद ज्यादातर विभाग बीजेपी के ही पाले में गए थे। यहाँ तक कि 2 डिप्टी सीएम समेत 7 मंत्री भी बीजेपी के कोटे से ही बने हैं। इन सब बातों से साफ है कि सरकार में बीजेपी अपना दबदबा रखना चाहती है। उसकी ये ख्वाहिश जेडीयू के साथ उसके रिश्तों में दरार भी डाल सकती है। बिहार विधानसभा में जीत के बाद बीजेपी 7वें आसमान पर है और पश्चिम बंगाल में पार्टी तैयारियों में जुट गई है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच गठबंधन की सुगबुगाहट चल रही है, ताकि राज्य में बीजेपी टीएमसी के बीच दिख रहे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया जा सके। इस बीच बीजेपी महासचिव और पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के बयान को लेकर राज्य की राजनीति गर्मा गई है। तो क्या कहा है विजयवर्गीय ने, देखिए हमारी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही बीजेपी की बेचैनी बढ़ने लगी है और वो टीएमसी में टूट का दावा कर रही है। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी भी शांत बैठने वालों में से नहीं है। उसने भी कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर जमकर पलटवार किया है। दरअसल बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल के रामनगर की सभा में भाईपो को लेकर टीएमसी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि ममता जी का आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो गया है। ममता जी ने पार्टी को पीके के हाथों गिरवी रख दी है और अब टीएमसी में कोई स्वाभिमानी व्यक्ति नहीं रह सकता। मुकुल रॉय ने टीएमसी छोड़ दी। शुभेंदु आवाज उठा रहे हैं, ये पार्टी पूरी तरह से भाईपो के नियंत्रण में है। इसी बयान को लेकर टीएमसी के पूर्व एमपी और प्रवक्ता कुणाल घोष ने कैलाश विजयवर्गीय को कड़ी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर साहस है तो नाम बताएं। एक शब्द कैलाश विजयवर्गीय और अन्य कुछ नेता बार बार बोल रहे हैं, वो शब्द भाईपो है। स्पष्ट रूप से बोलें, अगर कैलाश विजयवर्गीय में साहस है तो मैं इसकी चुनौती देता हूं। कैलाश जी जिन्हें भाई कहते हैं, वो उनका भाईपो भी बीसीसीआई के सचिव हैं। वो चरित्र हनन की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो राजनीति में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। दरअसल जिस भाईपो शब्द को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है, वो बांग्ला शब्द है और भतीजे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी हैं और उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी टीएमसी के सांसद हैं। साथ ही पार्टी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इन्हें लेकर ही बीजेपी ममता को आड़े हाथों ले रही है, लेकिन टीएमसी ने भी करारा जवाब दे दिया है। अब दोनों दलों की बयानबाजी से पारा चढ़ चुका है, जो चुनाव आने पर और ज्यादा बढ़ेगा। पश्चिम बंगाल में राजनीति तेज है। बीजेपी की नजर राज्य की सत्ता पर है, तो उत्तर प्रदेश में भी उसने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी में 2022 की शुरुआत में चुनाव होने हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनभद्र और मिर्जापुर के लोगों को लगभग 5,500 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान पीएम ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनभद्र और मिर्जापुर के लिए 23 ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास किया। सोनभद्र में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह भी उपस्थित थे। पीएम मोदी ने कहा कि लगभग 5,500 करोड़ की लागत की इन योजनाओं से 41 लाख की आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा। खासकर विंध्याचल और बुंदेलखंड का इलाका उपेक्षा का शिकार रहा है। इस क्षेत्र की पहचान सूखा क्षेत्र की रही है, इसीलिए यहाँ से लोगों का पलायन हो रहा है। पेयजल को लेकर समस्या झेल रहे विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों को इस परियोजना के शुरू होने से काफी लाभ होगा। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले समय में जब यहाँ के 3,000 गांवों तक पाइप से पानी पहुंचेगा तो 40 लाख से भी ज्यादा साथियों का जीवन बदल जाएगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी द्वारा शिलान्यास की जाने वाली योजनाओं में जनपद मिर्जापुर की 9 और जनपद सोनभद्र की 14 ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जल जीवन मिशन के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। गौरतलब है कि विंध्य और बुंदेलखंड के क्षेत्रों में पानी की समस्या के कारण हर साल लाखों लोगों को पलायन करना पड़ता है। अब देखना होगा कि सरकार की इस योजना से यहाँ के लोगों पर कितना असर पड़ता है। पीएम यूपी को सौगातें दे रहे हैं, जिससे अब जनता की तकलीफों पर लगाम लगनी चाहिए। तो वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत तरीके से इस्तेमाल करने वालों पर लगाम लगाने की कोशिश भी शुरू हो गई है। केरल सरकार ने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाया है, जिससे राज्यपाल की मंजूरी भी मिल गई है। तो क्या है कानून, देखिए हमारी रिपोर्ट। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए इंसान आसानी से अपने विचार साझा करता है, लेकिन बहुत से लोग सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके चलते केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राज्य सरकार की ओर से लाए गए उस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत किसी अपमानित करने या धमकाने वाले पोस्ट पर 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ ही केरल पुलिस आपराधिक एक्ट में धारा 118A जोड़ दी गई है। इस नए अध्यादेश के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति ऐसी सूचना भेजता है जो किसी को भी अपमानित करने वाली या धमकी देने वाली होगी, तो उसे 5 साल की जेल या 10,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों ही सजा दी जा सकती है। सरकार की ओर से जारी इस नए अध्यादेश को लेकर अभी से विवाद खड़ा हो गया है और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर बातें की जाने लगी हैं। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने इस अध्यादेश को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद कहा कि ये फैसला सोशल मीडिया के बढ़ते दुष्प्रयोग और लोगों को निशाना बनाने की कुप्रथा के कारण लगाया गया है। ये फैसला सोशल मीडिया के बढ़ते दुष्प्रयोग और लोगों को निशाना बनाने की कुप्रथा के कारण लाया गया है। सरकार का कहना है कि महामारी के इस दौर में सोशल मीडिया पर गलत तरीके से चीजों को शेयर किया जा रहा है, जिसके कारण काफी गलत संदेश लोगों तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक जो भी कानून है वो इस तरह के संदेश रोकने के लिए काफी नहीं है। नया कानून सोशल मीडिया में दुष्प्रचार करने वालों पर लगाम कसेगा। केरल सरकार ने जहां सोशल मीडिया पर लगाम लगाने के लिए कानून बना दिया है, अब सरकार की नजरें ऐसे लोगों पर होंगी जो इस प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नजरें इस समय तमिलनाडु पर टिकी हैं। यहां बीजेपी का प्रदर्शन अब तक बहुत कमजोर रहा है। ऐसे में शाह ने खुद कमान संभाल रखी है। तो कैसे तमिलनाडु में बीजेपी अपनी राह करेगी आसान, देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले 5-6 सालों के दौरान बीजेपी ने कई राज्यों में अपना विस्तार किया है, लेकिन तमिलनाडु अभी भी बीजेपी के लिए मुश्किल बना हुआ है। तमिलनाडु की द्रविड़ राजनीति में बीजेपी अकेले या सहयोगियों के दम पर खुद को खड़ी कर पाने में कामयाब नहीं हुई। इसीलिए आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के सहारे राज्य में अपनी पैठ बनाने की कोशिशों में है। देखा जाए तो अमित शाह के तमिलनाडु दौरे से पहले ही बीजेपी की विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पार्टी कई स्तरों पर कार्य कर रही है। अगले 1 हफ्ते के भीतर करीब 150 लोगों के पार्टी में शामिल होने की संभावना है। पार्टी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर जनता के बीच जाने के लिए बेतरीवेल यात्रा शुरू की है, जिसे लेकर सहयोगी अन्ना द्रमुक सहज नहीं है। इस मुद्दे पर खटपट यहाँ तक है कि शायद ही बीजेपी और अन्ना द्रमुक मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ें। हालांकि दोनों तरफ से गठबंधन जारी रहने की बातें कही जा रही हैं, लेकिन हाल में बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनती श्रीनिवासन ने साफ तौर पर कहा कि द्रविड़ राजनीति से हिंदुत्व को सही मायने में नुकसान पहुंचाया है। राज्य में पार्टी की हालत पर नजर डालें तो बीजेपी को 2016 के विधानसभा चुनावों में 2.86% वोट मिले, लेकिन सीट नहीं जीत पाई। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में 5.5% वोट मिले और पार्टी के खाते में 1 सीट गई, जबकि 2019 के लोकसभा चुनावों में वोट 3.66% मिले, लेकिन सीट नहीं मिली। हाल में निकाय चुनावों में बीजेपी के 80 उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे और इसी जीत को लेकर पार्टी का दावा यहां तक है कि आगामी विधानसभा चुनावों में वो कम से कम 60 सीटें हासिल कर सकती है।
सूत्रों के मुताबिक पार्टी तमिलनाडु को लेकर काफी गंभीर है और आने वाले दिनों में कई हस्तियां पार्टी में शामिल हो सकती हैं। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और करुणानिधि के बेटे M.K. अलागिरी और रजनीकांत तक के नामों की चर्चा है। लेकिन अन्नाद्रमुक के साथ गठबंधन जारी रहेगा या नहीं, ये साफ नहीं है। तो अब देखना होगा कि बीजेपी तमिलनाडु में सियासी पैठ बनाने में कामयाब होती है या नहीं। और बुलेटिन के आखिर में बात देश में आर्थिक मोर्चे पर मुसीबतों के दौर की, जो संक्रमण के दौर के शुरुआत के साथ ही तेज हो गया है। लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि जीडीपी में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और देश में एफपीआई भी तेजी से बढ़ा है। तो क्या है एफपीआई और सरकार को क्या मिली है राहत, देखिए हमारी रिपोर्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था लॉकडाउन के बाद से ही लगातार गोते लगा रही है। सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई तरह के राहत पैकेज की घोषणा की, लेकिन मंदी का दौर थमता नहीं दिख रहा है। लॉकडाउन के बाद जब 31 अगस्त सरकार ने पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़े जारी किए तो अर्थशास्त्रियों के साथ ही सरकार को भी डरा दिया था। देश की जीडीपी ने पहली तिमाही में -23.9 अंक का गोता लगा दिया था। अर्थव्यवस्था को थामने के लिए सरकार की ओर से कई राहत पैकेजों का ऐलान किया गया, लेकिन दूसरी तिमाही में भी सरकार को जीडीपी से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद नहीं है। अधिकांश रेटिंग एजेंसियां दूसरी तिमाही में ही भारत की जीडीपी -8 अंक से ज्यादा की गिरावट की भविष्यवाणी कर रही हैं, लेकिन सरकार को तीसरी तिमाही से देश की अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने की उम्मीद है। इन सब के बीच सरकार के लिए राहत की खबर आई है। विदेशी निवेश को लेकर 1 अप्रैल से अब तक भारतीय इक्विटी मार्केट में 1,40,295 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया है। ये किसी एक वित्त वर्ष में अब तक का सबसे ज्यादा है। सबसे पहले 2012-13 में एफपीआई में 1,40,033 करोड़ रुपए का निवेश आया था। आपको बता दें कि एफपीआई में फॉरेन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दोनों आते हैं। नवंबर महीने में फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। नवंबर में ही इंडियन मार्केट में एफपीआई ने 49,553 करोड़ रुपए का निवेश किया है। भारतीय बाजार में एफपीआई ने 3 से 20 नवंबर के दौरान शेयरों में शुद्ध रूप से 44,378 करोड़ रुपए और बॉन्ड बाजार में 5,175 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसके बाद अब तक कुल निवेश 49,553 करोड़ रुपए का हो गया है, जिसे लेकर सरकार भी राहत की सांस ले रही है। भारतीय बाजार की ये स्थिति कितने दिन बनी रहती है, अब सबकी नजरें नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर की शुरुआत में जारी होने वाले जीडीपी के आंकड़े पर होगी। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।